Hello and welcome to session number 12 of personality development. In this, we are going to cover telephone etiquettes, basic email etiquettes, dining etiquettes, basic table manners, and formal table manners. So, first of all, we'll start with telephone skills. टेलीफोन एटिकेट्स क्या है? आजकल की सबसे ज़्यादा सुविधा है हमें टेलीफोन की, जिससे हम कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई कहीं भी कॉर्नर पे हो वर्ल्ड के, हम बहुत इजीली उनसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स से बहुत इजीली कांटेक्ट में रह सकते हैं। लेकिन एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें एटिकेट्स क्या होने चाहिए हमारे टेलीफोन यूज़ करते टाइम। कुछ लोग बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ों में बात करते हैं, आपने सुना होगा, या बहुत चीख चीख के इस तरह से बोलते हैं, या ढंग से जवाब नहीं देते, कुछ भी इस तरह की आपने बातें नॉर्मली देखी होंगी लोगों को बात करते हो। बट ये सही तरीके नहीं है टेलीफोन पे बात करने के लिए। ये दीज आर नॉट गुड एटिकेट्स। ये सब चीज़ें जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वो आप देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड एटिकेट्स हैं फॉर यूज वाइल यूजिंग टेलीफोन। आंसर प्रॉम्प्टली, यानी कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, और रेलेवेंट मटेरियल। ये नहीं कि अगर आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है आप पूरी फैमिली डिटेल्स ही बता रहे हैं, नो दैट्स रॉन्ग। और बी अलर्ट, अलर्ट रहें, या जो आपसे पूछा जा रहा है उसकी बात सुने और वही जवाब दें, अलर्ट रहकर जवाब दें। ये नहीं कि उन्होंने कुछ पूछा आप कोई और ही जवाब दे रहे हैं, नो, बिकॉज आपका ध्यान कहीं और है, आप टीवी देख रहे हैं या किसी और की बात सुन रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत गलत होती हैं, क्योंकि सामने वाला जो आपके ऑपोजिट साइड पे लाइन पे बना हुआ है, वो आपका क्या इंप्रेशन बनाएगा कि आप उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे, आप बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं उससे, जिससे की वजह से आप उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बी नेचुरल, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बना के बातें बोलने की कोई फ़ायदा नहीं है। नेचुरल तरीके से आप जिस तरह बात करते हैं उसी तरह बात करिए। बी एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करिए अपनी बात को, क्योंकि आप सामने तो है नहीं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो नहीं सकता, अपनी बात को आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझा नहीं सकते, इसीलिए जितना हो सके अपनी बात को एक्सप्रेस करिए। एक्सप्रेसिव अगर आप कहेंगे तो सामने तो दिखता नहीं है, तो हमें एक्सप्रेस कैसे करना है? आप खुद महसूस करेंगे जब आप किसी से बात करते हैं, तो अगर वो दुखी हो तो आप उसकी बात से ही अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो आप कहेंगे क्या हुआ यार, आज तेरी आवाज़ में बहुत इनएक्टिवनेस लग रही है, या बहुत डरा डरा लग रहा है, या रो रहा है, आप जान लेते हैं, तो दैट्स एक्सप्रेशन। जबकि आपके सामने नहीं, आप फिर भी जान लेते हैं, तो एक्सप्रेसिव रहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही जो है वो आपको प्रेजेंट कर रही है कि आप कैसे इंसान हैं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी आपकी आवाज़ से, आपके एक्सप्रेशन से जानी जा सकती है। बी डिस्टिंक्ट, बी प्लेजेंट, बी कर्टियस, नेवर लीव अ कॉल ऑन होल्ड। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। आपको प्लेजेंट रहना है, कर्टियस, आप ज़्यादा डिस्टिंक्ट रहिए, जितना पूछा जा रहा है रेलेवेंट डिटेल्स आपको देनी है, एंड डोंट आर्ग्यू, और आर्ग्यू मत करिए। कर्टियस मीन्स आपको कर्टसी अपनी इस्तेमाल करनी है, यानी कि एटिकेट्स, गुड एटिकेट्स। आर्ग्यू मत करिए, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो मतलब इल मैनर्स शो मत करिए, बहुत अच्छे से बात करिए उनसे, बहुत पोलाइटली एंड प्लीजेंट तरीके से। और कई लोग होते हैं कि कॉल को काफ़ी देर तक होल्ड पे छोड़ देते हैं, कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप होल्ड करवाना भी चाहते हैं तो वैसे तो होल्ड कराना ही नहीं चाहिए। अगर आप होल्ड कराना भी चाहते हैं तो हार्डली 1 मिनट, कुछ सेकेंड्स के लिए आप होल्ड करा सकते हैं, लेस देन 30 सेकेंड्स आप इतना होल्ड करा सकते हैं, बट नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स, क्योंकि सामने वाला जो होल्ड पर है वो काफ़ी उसको डिस्ट्रैक्टेड फील होता है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील होता है कि इतनी देर से मैं होल्ड पर हूँ और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। These are some more etiquettes that you must follow while using telephone. Avoid unnecessary jargon and acronyms in your conversations. तो आपको jargon होते हैं टेक्निकल टर्म्स। मान लीजिए अब कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड .NET, जावा, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, मैनेजमेंट हो गया, साइंस टर्म्स हो गए, कुछ हर एक सब्जेक्ट के, हर एक स्ट्रीम के कुछ अपने टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम jargon कहते हैं। एक्रोनिम्स मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे हम SMS लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आप जानते हैं जार्गन, टेक्निकल टर्म्स, वो सामने वाला ना जानता हो, या कोई शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे हम कांट यू को बोलते हैं कैचा, या वॉन्ट टू को बोलते हैं वॉना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, हमें एक्रोनिम्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो सामने वाले को अच्छे से बात समझ नहीं आएगी, सेकेंडली जो हो सकता है कि उसे ये मालूम ही ना हो, इनके बारे में नॉलेज ही ना हो, तो वो आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ना आपकी फेस टू फेस एक्सप्रेशन है, ना बॉडी लैंग्वेज है कि वो आपकी बात को, आपके एक्सप्रेशन को ठीक से समझ लें। बी क्लियर इन योर स्पीच, अपनी स्पीच में आप
क्लियर रहें जो भी बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन जो है आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब कई लोग होते हैं थोड़ी लड़खड़ाए के बोलेंगे ज़बान में, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो चीज़ें ना आने दें, क्योंकि आवाज़ ही, मैंने जैसा आपको कहा, आपकी पूरी स्पीच जो है वो आपकी प्रेजेंट करेगी अपनी आपकी पर्सनालिटी को। नेक्स्ट इज़ नेवर ईट, ड्रिंक और च्यू गम वाइल यू आर ऑन अ कॉल। अगर आप कॉल पर हैं तो प्लीज़ इन सब में से कुछ ना करें, क्योंकि फिर आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप च्युई गम कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो फिर वही आवाज़ आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी, और क्लैरिटी ना होने की वजह से सामने वाले को बहुत ही बुरा लगता है कि इसके पास अगर 2 मिनट भी नहीं है मुझसे बात करने के लिए, तो हाउ ही इज़ रिस्पॉन्डिंग टू माई कॉल। तो इट गिव्स वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ यू एज वेल एज योर पर्सनैलिटी, कि आप एक इंसान को हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं दे सकते जिसमें आप उससे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ऑलवेज हैव समथिंग अवेलेबल टू राइट विद। और अपने साथ आप कहेंगे ये किस लिए है, कि क्या रखने की ज़रूरत है, वो इसलिए कि बाई चांस आपने कुछ एड्रेस नोट करना है, कोई फ़ोन नंबर नोट करना है, किसी भी चीज़ के बारे में आपने लिखना है, कोई ऐसा चीज़ जो नोट पैड आपको चाहिए कुछ लिखने के लिए, तो उस टाइम आप इधर उधर रश ना करें और ढूंढते ना रहें। इसके लिए अपने साथ आप पहले ही कुछ लिखने के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बी प्रिपेयर्ड। आप पहले ही प्रिपेयर्ड रहें। प्रिपेयर मतलब आप कैसे जान लेंगे कि फ़ोन आ रहा है, बट अगर आप अगर टेलीफोनिस्ट का काम कर रहे हैं या इस टाइप के, तो हम पहले ही आपको पता है कि मेरा काम है ये, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। या आपको एक्सपेक्टेड है अगर कॉल, तो प्रिपेयर रहें। ये नहीं कि आप बहुत दूर चले गए और फ़ोन बजता जा रहा है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ें सामने वाले के ऊपर बहुत बैड इंप्रेशन बनाती हैं कि यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ दैट पर्सन, मतलब उसके लिए आपकी कोई भी कंसर्न ही नहीं है, तभी आप उसको इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। इस टाइप की सामने वाला आपके बारे में इंप्रेशन सोच सकता है। आंसर द फ़ोन एज क्विकली एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना जल्दी करिए। मतलब कि एक रूल माना जाता है, या ये एक एटिकेट है कि आपको एक कॉल जो है वो 3 रिंग्स के अंदर अंदर ही अटेंड कर लेनी चाहिए, आंसर कर लेनी चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत बिजी हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट। आपको 3 रिंग्स के अंदर ही कॉल करना, दिस इज़ अ गुड एटिकेट ऑफ योर्स एंड इट गिव्स गुड इंप्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। और अपना फुल अटेंशन दें कॉल पे। ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं। बी अलर्ट, और पूरा अटेंशन उसकी सामने वाले की बात को सुनने पर ही लगाएं, और सही प्रॉम्प्ट तरीके से उसकी बातों का, डिस्टिंक्ट तरीके से उसकी बातों का जवाब भी दें। स्माइल बिफोर यू स्पीक। स्माइल आप कहेंगे दिखते तो है नहीं स्माइलिंग, बट जैसे मैंने कहा कि हमारे एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है कि हम खुश हैं, उदास हैं, गुस्से में हैं। तो स्माइल अगर आप करके बोलेंगे, यानी कि हल्का सा आप खुश नुमा आवाज़ में बोलेंगे, तो सामने वाले को, रेडियो जॉकीज़ वगैरह आप सुनते हैं कितने एक्टिवली बोलते हैं, जबकि आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनकी आवाज़ से ही आप पहचान लेते हैं कि वो काफ़ी एक्टिवली आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ आपको कैरी करनी चाहिए टेलीफोन्स पे भी। As soon as you pick up the phone to answer a call, let the caller know that you have picked up the phone and that he has your attention. अगर आपने जैसे ही फ़ोन कॉल उठा लिया है, तो सामने वाले को बता दें, यस दिस साइड प्रियंका, या जो भी आप बोल रहे हैं, तो आप अपना नाम बता सकते हैं, दैट ही हैज़ योर अटेंशन, ताकि ये पता चल जाए कि आपने फ़ोन उठा लिया है, और उसे सामने वाले को ये ना सोचे कि अभी तक फ़ोन नहीं उठाया, और वो भी अपना पूरा अटेंशन आपकी तरफ लगाकर आपको अपनी बात कहना शुरू कर दे। नेक्स्ट इज इनिशिएटिंग टेलीफोन कॉल। स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, इनिशिएट कैसे करना चाहिए। पहले तो आइडेंटिफिकेशन कंफर्म कर लें कि जिससे भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो वही है या नहीं जिनसे आप बात करना चाहते हैं। पता चल रहा है कि कोई और ही है ये, तो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि कंफर्म द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन टू whom you have initiated the call। जिसे भी कॉल किया उसकी पहले आइडेंटिटी चेक कर लें कि वही है या किसी और को इन्फॉर्मेशन या मैसेज दे दिया आपने। उसके बाद पहला आपका स्टेप रहेगा आइडेंटिफाई योर सेल्फ। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें, देन कंफर्म करें कि आप किससे बोल रहे हैं। आफ्टर अनाउंसिंग योर आइडेंटिटी स्ट्रेट अवे लॉन्च इनटू कन्वर्सेशंस। उसके बाद आप स्ट्रेट अवे अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बारे में बता चुके हैं कि आप कौन हैं, और ये भी कंफर्म कर चुके हैं कि सामने वाला बंदा वही है, इंसान वही है जिससे आप बात करना चाहते हैं। तो नाउ यू कैन अनाउंस योर, आफ्टर अनाउंसिंग योर आइडेंटिटी, अब आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। This is before you speak anything important. Introduce the topic or person that you are going to discuss.
यानी कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं तो सामने वाला तो आपको देख नहीं सकता। अगर आप क्लास हो या कोई भी ऐसा आप नॉर्मली बॉडी लैंग्वेज अपनी शो करके ये दिखाते हैं कि ओ माय गॉड दिस इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज़ समथिंग, कुछ भी जो भी आप शो करना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सब बताती है कि आप कुछ उदास हैं या क्या हैं, या आप कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। लेकिन फ़ोन पे ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं तो सामने वाले का अटेंशन कैप्चर कर लें, ताकि उसे ये पता चल जाए कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और अब आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। बिल्ड एन एक्सपेक्टेशन, सामने वाले को ये बता दें, एक्सपेक्ट करवा दें कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, ताकि वो उसके केयरफुली आपकी बात सुने। क्लोज द कॉल विद इन अप्रोप्रिएट क्लॉज, और लास्ट में आप थैंक यू एंड ओके बाय करके क्लोज कर सकते हैं अपनी कॉल विद गुड एटिकेट्स एंड गुड मैनर्स, ताकि सामने वाला आपकी बात सुनकर आपसे बात करके काफ़ी प्लीजेंट महसूस करें। Now there are after telephone etiquettes we can discuss ईमेल एटिकेट्स। ईमेल इज़ आजकल के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन का, जिसमें हम मेल करके लोगों से बातचीत में कंसर्न में रहते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन ईमेल में भी काफ़ी लोग अपने बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं जानते, बेसिक एटिकेट्स नहीं जानते, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अटेंशन टू कंटेंट, पहले तो कंटेंट जो आप भेज रहे हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ईमेल कम्युनिकेशन के, जो आपको ज़रूर ध्यान देने चाहिए। अब आप पहले तो कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि आप क्या देने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो आप मेल कर रहे हैं वो कोई और भी पढ़ ले, तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो आपकी गारंटीड नहीं है, जिसकी वजह से आपको अपना कंटेंट पे अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है कि किसी की आप कहीं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहे हो, या किसी की कोई बुराई ना कर रहे हो, या ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर ना हो आपका जो आप सबके सामने बता दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिसको आप मेल कर रहे हैं वही पढ़ ले, हो सकता है उसकी मेल कोई और भी पढ़ सकता है। अटेंशन टू टोन, आपको टोन का भी ध्यान रखना है। टोन मीन्स आप उसको किस वे में बोल रहे हैं, खुश हैं या किसी को, ऐसा तो नहीं आप अपने टोन के थ्रू की किसी को रिक्वेस्ट करने की जगह आप ऐसा लग रहा है कि आप उसे ऑर्डर कर रहे हैं। तो आपका जो लैंग्वेज है ईमेल में वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिस टोन से बोल रहे हैं। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ एंड ऑल प्लीज वो सब चीज़ें साथ में ऐड करनी बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना लगे कि आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं कि ये काम करिए। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट लाइन, जो आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपने वो किस लिए ईमेल कंटेंट भेजा है, ताकि वो पढ़कर सामने वाला समझ जाए। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेनी चाहिए, क्योंकि जब सामने वाला आपका मेल खोलेगा तो उसको ये अगर पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो नीचे का कंटेंट पढ़ते भी नहीं है, तो इसलिए पहले इन्फॉर्मेशन वही आनी चाहिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने उसमें कुछ अटैच करी हैं फाइल्स वगैरह तो उसमें एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है, तो हो सकता है कि सामने वाला जो आप जिसे आपने ईमेल भेजा है वो ध्यान ही ना दे, रिसीवर जो है। यूज़ ऑफ टू एंड सीसी बटन्स केयरफुली, टू जो है हम जिसको डायरेक्टली इन्फॉर्म कर रहे होते हैं अपने ईमेल के थ्रू, जो हम जिसे ईमेल भेजना चाहते हैं उनको हम टू में डालते हैं, और सीसी में मीन्स कार्बन कॉपी, जिसे हम अपना इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमने ये चीज़ भेज दी है, ये ईमेल भेज दिया है। जो डायरेक्ट पर्सन है उसको हम टू में रखेंगे, और जिसको इसकी कार्बन कॉपी देना चाहते हैं उनको हम सीसी में रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से इंसान को भेजना चाहते हैं उसको टू में रखिए, और किन को कार्बन कॉपी देना चाहते हैं उनको आप उसमें ही डालिए, तो सही मैसेज सही जगह पे पहुंचना चाहिए। अटेंशन टू अपीयरेंस एंड ब्रेविटी, और ये भी देखिए कि वो बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो, कंफ्यूज तरीके से ना हो, ताकि कहीं उसका ऐसा अपीयरेंस ना लगे कि बहुत कंफ्यूज या कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको रीडेबिलिटी उसकी इंक्रीज़ करनी है कि सामने वाले को पढ़ने में वो समझ आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड इन्फॉर्मेशन ना हो उसमें। WIFM प्रिंसिपल इज़ व्हाट इन इट फॉर मी प्रिंसिपल दैट स्ट्रेस रीडर बेनिफिट्स, मतलब लोग तो यही देखेंगे कि आपने वो किससे भेजा। अगर आप कोई मेल कर रहे हैं कुछ मार्केटिंग के लिए या कुछ प्रमोशन के लिए, तो लोग उसमें अपना बेनिफिट ढूंढेंगे, स्ट्रेस रीडर बेनिफिट्स की मेरा क्या बेनिफिट है। अगर उनको कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देगा वो बंद कर देंगे। तो आपको सबसे पहले उनका वो अटेंशन कैप्चर करना है कि उनको ये पता चलना चाहिए मेरे लिए इसमें क्या है। वो अगर जानेंगे कि मेरे लिए क्या है तो वो शायद बाकी का भी पढ़ेंगे, अदरवाइज वो उसे हटा भी सकते हैं, या वो ऐसा भी हो कि वो आपका रीड ही ना करें। क्लियरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मेल बॉक्स, ये बहुत ज़रूरी है, आप अपना मेल बॉक्स साथ साथ क्लियर करते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं और सर्वर पे भी हैवी रहता है। प्रूफ रीडिंग मैसेजेस, और मैसेज भेजने से पहले एक बारी प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई तरह की मिस्टेक्स ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंचुएशन मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इस टाइप की मिस्टेक्स को हटाने के लिए या ना हो इस टाइप की अवॉइड करने के लिए हमें एक बारी प्रूफ रीड ज़रूर कर लेना चाहिए।
ईमेल वर्सेस फेस टू फेस कम्युनिकेशन एप्रोप्रिएट यूज, दैट इज अगर आप ईमेल भेज रहे हैं साथ में अगर आप थोड़ा फेस टू फेस भी उस बारे में बात बता देंगे, अगर आप एक बारी उनको बता दें कि मैंने आपको ईमेल सेंड किया है, फेस टू फेस अगर बात करके आप उनको बता दें कि मैंने आपको कुछ इस मैटर से रिलेटेड एक ईमेल किया है, तो वो अपने आप उसे पढ़ लेंगे और इस तरीके से आप इसका अप्रोप्रिएट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उन्हें फेस टू फेस नहीं बताते हैं तो हो सकता है कि वो काफ़ी दिनों तक अपना ईमेल चेक ना करें, या हो सकता है उन्हें कोई वर्क हो और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ को वो मिस कर दें। तो इसीलिए आपको एक बारी फेस टू फेस उन्हें ज़रूर कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि मैंने ईमेल सेंड कर दिया है। दीज आर सम ईमेल एटिकेट्स। आप पीज एंड क्यूज़ मतलब पोलाइट लैंग्वेज, थैंक यू, प्लीज़, ये सब चीज़ें अपने ध्यान रखें इन पे, और इनको यूज़ करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करते हो तो सामने वाला काफ़ी खुश हो जाता है। अवॉइड शाउटिंग। शाउटिंग मीन्स अगर आप कैप्स लॉक में मतलब कि सारे कैपिटल लेटर्स लिखते हैं तो उसे हम ईमेल लैंग्वेज में शाउटिंग बोलते हैं, तो वो यूज़ ना करें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड सा लगता है। इमोटिकॉन्स भी यूज़ ना करें। सिम्बल्स एंड एक्रोनिम्स, सिम्बल्स जो हैं वो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, ना ही एक्रोनिम्स यूज़ करने चाहिए। यूज़ सैल्यूटेशंस एंड साइन ऑफ्स। सैल्यूटेशन हमें लास्ट में यूज़ करना चाहिए, थैंक यू या जो भी आप लास्ट में बोलना चाहते हैं, थैंक्स इन रिगार्ड्स। पर्सनल टोन यूज़ करने के लिए आपको वो सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और सिम्बल्स एंड एक्रोनिम्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि इनसे आप सामने वाले को कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। जितना पूछा जाए उतना ही रिस्पॉन्स दें, ज़्यादा बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने से कभी कभी बहुत बोर हो जाते हैं सामने वाले रीडर्स जो हैं आपके रिसीवर्स। अवॉइड मिस यूज़ ऑफ ईमेल, और मिस यूज़ ना करें किसी को ब्लैंक मेल्स या इस टाइप की गलत यूज़ ना करें ब्लैंक मेल्स का, क्योंकि दिस इज़ फॉर द बेनिफिट, और इसको गलत यूज़ करेंगे तो इसका मोटिव ख़राब भी हो सकता है। नेक्स्ट इज टेबल एटिकेट्स। ये आपको बिजनेस रिलेटेड सब चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं कि आपको जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बिहेव कैसे करना है, इन ऑल आपकी टोटल पर्सनालिटी आपको डेवलप करने के लिए ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आपकी एक टोटल एनहांस पर्सनालिटी क्रिएट करने में। तो अगर आप डिनर वगैरह के लिए जाते हैं तो उसमें आपको टेबल एटिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप कैसे वहाँ पर खाना खाएंगे या किस तरीके से आपको हैंडल करना है, ये सब चीज़ें वो बहुत ज़रूरी हैं। टेबल मैनर्स प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेकिंग गुड इंप्रेशन। जैसे कि हमने बोला कि हम कैसे खाना खा रहे हैं, वही अगर हम हैंड्स वगैरह यूज़ करके और बहुत गलत तरीके से खाना खाएंगे तो इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि आप एक अच्छी पर्सनालिटी हैं, यू डोंट नो मैनर्स, यू आर नॉट पर्सन विद गुड एटिकेट्स। तो इसलिए आपको कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं ताकि एक आप एनहांस पर्सनालिटी बना सकें जो आपके कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी आपको हेल्प करें। सिटिंग डाउन, पहले तो जब आप आएंगे और बैठेंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट अ वेरी फॉर्मल डिनर नेम कार्ड विल शो यू वेयर यू शुड सिट। तो नेम कार्ड्स आपको शो करेंगे कि आपने कहाँ बैठना है। इफ देर आर नो नेम कार्ड्स ऑन द टेबल्स द होस्ट विल टेक यू टू द करेक्ट प्लेस। अगर आपके वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नाम का कहाँ लगा हुआ है कार्ड, अगर वो नहीं है अवेलेबल तो आप होस्ट से पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी जगह बैठ रहा है, आप वहीं बैठें। ये नहीं कि जाते ही आप फटाफट बैठ गए बिना पूछे, किसी और के टेबल नाम पे लिखा हुआ है और आप उस टेबल पे जाके बैठ गए, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। नेक्स्ट, इफ़ यू आर एट अ रोमांटिक डिनर द मैन शुड पुश द वुमेन्स चेयर इन फॉर हर। समटाइम्स अ वेटर विल डू दिस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ रोमांटिक डिनर्स वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर आप जो मैन हैं वो अपनी विमेन की चेयर को पुश करके उनको आराम से कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वेटर्स भी ये काम कर लेते हैं। दिस इज़ टू शो रिस्पेक्ट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एटीट्यूड और इट्स अ काइंड ऑफ एटिकेट यू शो। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सिट डाउन प्लीज़। इस टाइप की बातें आप बोलकर उनको अपना एटिकेट शो कर सकते हैं टू गिव एन व्यू ऑफ योर एनहांस पर्सनालिटी। यूजिंग द नैपकिन, अब बैठने के बाद सबसे पहले बात आती है नैपकिन्स की, वो कैसे यूज़ करने चाहिए। आपको नैपकिन्स अपने लैप पे रखने चाहिए, और अगर वो नैपकिन छोटा है तो आप उसको पूरा खोल दीजिए, अनफोल्ड कर दीजिए। इफ़ इट इज़ बिग तो इसको आप हाफ में फोल्ड कर लीजिए लेंथ वाइज, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको नैपकिन्स यूज़ करने चाहिए। नैपकिन स्टेज ऑन योर लैप द होल टाइम, पूरा टाइम अपनी लैप में रख सकते हैं नैपकिन को। इफ़ यू नीड टू लीव द टेबल ड्यूरिंग द मील, खाना खाते खाते ही अगर आपको छोड़ के जाना है टेबल तो अपना नैपकिन आप चेयर पे रख दीजिए। ये इस बात का सिग्नल होता है कि आप वापस आएंगे दोबारा से और अभी आप गए नहीं हैं और मील अभी आपकी कंटिन्यू रहेगी।
यू शुड ओनली डैब योर लिप्स एंड शुड नॉट मेक द नैपकिन डर्टी. हल्का सा सिर्फ आप अपने लिप्स को हल्का सा डैब कर सकते हैं, ये नहीं कि पूरा नैपकिन बहुत गंदे तरीके से गंदा कर दे रहे हैं आप. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. बहुत इट शुड नॉट बी देयर टू मेक, यू शुड नॉट मेक द नैपकिन डर्टी in the bad manner. In fact, you just go for dabbing your lips. Once the meal is over, you too should place your napkin loosely on the table to the right of your dinner plate. जो आपकी डिनर प्लेट है उसके राइट पे आप अगर एक बार आपका खाना खत्म हो चुका है, मील खत्म हो चुका है, तो आप राइट साइड पे नैपकिन रख सकते हैं लूजली, खोल कर. ये नहीं कि आप पूरा उसे प्रेस करके वापस जा रहे हैं. दिस इज रॉन्ग. इट शुड नॉट बी क्रम्पल्ड और ट्विस्टेड विच रिवील अनटाइडीनेस और नर्वसनेस. बहुत गंदी तरीके से आपने ट्विस्ट करा हुआ है, क्रैम्पल किया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत नर्वस थे या आप एक बिल्कुल अनटाइडी एक इंसान हैं जो आप इतने गंदे तरीके से अपना नैपकिन यूज़ कर रहे हैं. तो वो सब नहीं होना चाहिए. ना ही आप उसे फोल्ड करके जाएं जैसे मैंने आपको बताया, जिससे ये लगता है कि शायद वो आप उसे दोबारा होस्ट को दे रहे हैं रीयूज़ करने के लिए विदाउट वॉशिंग, विच माइट शो दैट यू थिंक योर होस्ट माइट रीयूज़ इट विदाउट वॉशिंग. बिना धोए वो उसे यूज़ नहीं करने वाले ऑब्वियसली, तो आप उसे ओपन करके छोड़ सकते हैं, बट क्रम्पल्ड वे में भी ना रखिए क्योंकि उससे अनहाइजीनिक या अनटाइडीनेस शो होती है. There is European superstition that a dinner who leaves the napkin on his chair will never sit at that table again. ये एक यूरोपियन सुपरस्टिशन भी है ऐसे रिलेटेड कि जो नैपकिन अपना चेयर पे चले जाते हैं छोड़कर, वो उस टेबल पे कभी आके नहीं बैठते हैं. एक टाइप का ये सुपरस्टिशन आप कह सकते हैं. नाउ लेट्स प्रैक्टिस. टेप द नैपकिन एंड पुट इट ऑन योर लैप. अगेन वी कैन से टेक द नैपकिन एंड पुट इट ऑन योर लैप. नाउ ऑर्डरिंग. ऑर्डर करते टाइम अब आती है बारी ऑर्डर करने की. तो इफ देयर इज समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड ऑन द मेन्यू, आस्क योर सर्वर एनी क्वेश्चंस यू मे हैव. आंसरिंग योर क्वेश्चंस इज पार्ट ऑफ द सर्वर जॉब. तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या है मेन्यू में, उसके डिटेल्स नहीं मालूम है आपको या कुछ समझ में नहीं आया ठीक से, तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि आंसर करना उनका सर्वर का जॉब है कि वो आपको आंसर ज़रूर करेंगे. An employer will generally let your order first. His or her order will be taken last. Employer जो है वो पहले आपको ऑर्डर करने के लिए कहेगा और उसका ऑर्डर बाद में लिया जाएगा. Sometimes the server will decide who order first. Often women orders are taken before men. तो कभी कभी मोस्ट प्रॉब्ली होता है कि women का ऑर्डर पहले ले लिया जाता है. एज अ गेस्ट आपको ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर नहीं करनी चाहिए, ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स मेन्यू से, क्योंकि आप ज़्यादा बर्डन की तरह ना बन जाइए होस्ट पे. इनफैक्ट यू कैन ऑर्डर, यू शुड नॉट ऑर्डर मोर देन 2 कोर्सेज अनलेस योर होस्ट शोज इट इज़ इट ऑल राइट. अगर आपका होस्ट कहता है कि यू कैन ऑर्डर, देन यू कैन ऑर्डर मोर देन 2 थिंग्स. अदरवाइज ना ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स कीजिए, ना ही 2 कोर्सेज से ज़्यादा. नाउ द मेन्यू. अब आपको रीड द मेन्यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू ईट. तो आपको पहले मेन्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खाना चाहते हैं, तभी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं. तो दिस इज़ द मेन्यू. आप देख पाएंगे कि मेन्यू के कुछ डिटेल्स हैं, सूप, सैलड्स, मेन डिशेस वगैरह, डिज़र्ट्स एंड ड्रिंक्स. ये आपने पहले भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर देखे होंगे. तो आपको एक बारी पूरा इनको देखना बहुत ज़रूरी है, ग्लांस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं आप ठीक से ऑर्डर कर पाएँ. Now let's practice. Read the dialogue and practice ordering food. तो जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं उसको ठीक से प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए, उसका ठीक से एक्सेंट भी होना चाहिए. तो इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. Now the table settings. कुछ लोगों को तो टेबल के बारे में मालूम नहीं होता कि विच इज़ द प्लेट और उन्हें कहाँ प्लेस करना है टेबल पर. तो इसलिए आपको टेबल्स के बारे में जानना ज़रूरी है, टेबल सेटिंग के बारे में. जो बिग प्लेट है उसे हम डिनर प्लेट बोलते हैं. जो स्मॉल प्लेट जिसे हम साइड पे रखते हैं, दैट्स कॉल्ड साइड प्लेट. एंड सूप बाउल यू कैन सी. दिस इज़ अगेन कुछ फोक एंड स्पून्स हैं ये, जिन्हें आप देख सकते हैं. डिनर फोक, सैलड फोक, डिनर नाइफ, सूप स्पून, डिज़र्ट स्पून एंड बटर नाइफ. कुछ लोगों को मालूम नहीं होता कि विच इज़ अ डिनर फोक एंड विच इज़ सैलड फोक. वो सब चीज़ों को एक ही से यूज़ कर रहे हैं. दैट्स रॉन्ग. तो आपको अगर मालूम ही नहीं है तो इट गिव्स वेरी बैड इंप्रेशन कि यू आर नॉट, यू डोंट नो अबाउट द टेबल सेटिंग्स एंड टेबल मैनर्स. तो आपको इन सब चीज़ों की तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. नाउ दिस इज अबाउट ग्लासेस. वाइट वाइन ग्लास आप देख सकते हैं, रेड वाइन ग्लास देख सकते हैं, शैम्पेन ग्लास. इस तरीके से आपका टेबल सेटिंग होना चाहिए. सेंटर में आपकी प्लेट आप देख सकते हैं एंड जो आपकी साइड प्लेट है, और स्पून्स आप देख सकते हैं, एंड फोक जो आपके डिनर फोक्स और नाइफ वगैरह हैं. इस टाइप से आपकी सेटिंग्स होनी चाहिए. नाउ अबाउट यूजिंग
नाइफ, फोक्स एंड स्पून्स वो आपको कैसे यूज़ करने चाहिए. कुछ लोग तो छुरी कांटे का बहुत गलत इस्तेमाल कर लेते हैं. तो इन मोस्ट रेस्टोरेंट यू विल फाइंड ओनली वन नाइफ एंड वन फोक ऑन द टेबल. मोस्ट प्रॉब्ली आप एक नाइफ और एक ही फोक देख पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में अलग अलग फोक और नाइफ्स रखे जाते हैं. फॉर डिनर अलग रहता है, सैलेड्स के लिए अलग रहता है. इफ़ दे आर मोर देन वन यू शुड यूज़ वन ऑन द आउटसाइड फर्स्ट. तो आप पहले वही यूज़ करिए जो बाहर की तरफ है, ना कि सबको एक साथ इस्तेमाल कर लें. देर आर टू वेज टू यूज़ नाइफ एंड फोक. तो दो तरीके होते हैं नाइफ एंड फोक यूज़ करने के लिए भी. एक होता है अमेरिकन स्टाइल, एक होता है यूरोपियन स्टाइल. अब हम इनके बारे में बताएंगे. अमेरिकन स्टाइल में क्या होता है, जब आपको कुछ कट करना है यू शुड होल्ड द फोक इन योर लेफ्ट हैंड और नाइफ आपके राइट हैंड में होना चाहिए. अगेन आपको ये अमेरिकन स्टाइल है. अगर आपको कुछ कट करने वाले हो तो फोक आपके लेफ्ट हैंड में होना चाहिए और नाइफ आपके राइट हैंड में. और थोड़ा सा कट करने के बाद आफ्टर कटिंग अ स्मॉल पीस यू पुट योर नाइफ, अपना नाइफ रख दीजिए और फोक रख दीजिए. पिक द फोक अप विद योर राइट हैंड. नाउ पहले आपने लेफ्ट में पकड़ रखा था, अब दोनों चीज़ें रखने के बाद आप फोक अब राइट हैंड में उठाइए, आप खा लीजिए एंड ईट इट. तो ये होता है हमारा अमेरिकन स्टाइल, जिसमें आप पहले दोनों, एक में आप लेफ्ट हैंड में फोक पकड़ रहे हैं और राइट में नाइफ. आप कट करने के बाद आप रख दीजिए दोनों चीज़ें एंड नाउ पिक अप द फोक अगेन विद योर राइट हैंड एंड ईट इट. दिस इज अमेरिकन स्टाइल. यूरोपियन स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि अगर आपको कुछ कट करना है तो होल्ड द फोक इन योर लेफ्ट हैंड एंड नाइफ इन योर राइट हैंड. और कुछ कट करने के बाद यू पुट द फूड डायरेक्टली इनटू द माउथ विद योर लेफ्ट हैंड. अब आपको रखने की जरूरत नहीं है दोनों नाइफ और फोक, आप लेफ्ट हैंड से ही कट करने के बाद अपने मुंह में उसे डाल सकते हैं. When you hold the knife और fork, you should relax your fingers. ये नहीं कि आपकी ट्रेम्बल कर रही हैं, शेक कर रही हैं, उससे आपको खुद भी लग सकता है नाइफ, क्योंकि कुछ ब्लेड्स वगैरह शार्प भी हो सकते हैं, तो आपको उनको ठीक से यूज़ करना आना चाहिए. नेवर लेट द नाइफ, फोक और स्पून टच द टेबल आफ्टर यू स्टार्टेड ईटिंग. ये ना हो वो टेबल पे रख रहे हैं, चाहे टेबल्स वगैरह क्लीन है बट फिर भी दिस इज़ अ बेसिक एटिकेट कि वो टेबल पे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि वो ये माना जाता है कि दिस इज़ सपोज टू बी क्वाइट डर्टी, या जो भी है जर्म्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो आप उन्हें टेबल पे ना रखें एक बार अगर आपने उसे स्टार्ट कर दिया ईट करना. व्हेन यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ईटिंग यू सिंपली पुट योर नाइफ एंड फोक ऑन द प्लेट. जब आप ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा रुक रहे हैं खाने के बीच में, तो आप अपने फोक और नाइफ को अपने प्लेट पे रख सकते हैं. और जब आप खाना खा चुके हैं पूरा कम्प्लीटली, यू शुड पुट योर नाइफ एंड फोक टुगेदर पॉइंटिंग टू द लेफ्ट. ये भी एक बेसिक मैनर है. जब खाना खाने के बाद आपको नाइफ और फोक इकट्ठे रखने हैं, वो भी लेफ्ट की तरफ पॉइंट करते हुए. दिस इज अबाउट नाइफ्स, फोक्स एंड स्पून्स. ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए. लुक केयरफुली हाउ टू होल्ड अ नाइफ एंड. आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप कैसे नाइफ एंड फोक को, हाथ में छुरी कांटे को पकड़ सकते हैं. कहीं ये ना हो आप उस टाइम डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाए आपको, तो आप उसे ठीक से मैनेज ना कर पाएँ. और आपको अमेरिकन और यूरोपियन स्टाइल्स भी प्रैक्टिस करने चाहिए. नाउ अबाउट पोस्चर. बैठने उठने का ढंग भी तो करेक्ट होना चाहिए. आपको सिट अप स्ट्रेट विद योर आर्म्स नियर योर बॉडी. ना आर्म्स में आपकी बॉडी के पास होनी चाहिए, ना कि टेबल पर फैला कर रखने हैं. नाउ ऑल्सो डोंट पुट योर एल्बोज ऑन द टेबल. जैसे मैंने आपको बोला कि एल्बोज आपके टेबल पे नहीं होने चाहिए, आपकी बॉडी के पास ही आपके आर्म्स होने चाहिए. एंड यू मस्ट सिट अप स्ट्रेट. टेकिंग समथिंग आउट ऑफ योर माउथ. अगर कुछ ऐसा है कि आपको बाहर निकालना पड़ रहा है, फूड शुड गो आउट द सेम वे इट वेंट इन. जिस तरीके से आप उसे अंदर ले गए थे उस तरीके से ही बाहर लाइए. ये नहीं कि पूरा मुंह खोल कर आप बोन्स वगैरह निकाल रहे हैं. यू मे टेक फिश बोन्स आउट विद योर हैंड. अपने हैंड से आप निकाल सकते हैं. जिस तरीके से आप अंदर ले गए थे बहुत एटिकेट्स के साथ, उसी तरीके से उसे नॉर्मल तरीके से बाहर लाइए. ना ही स्पिटिंग करना शुरू करिए. इस टाइप की चीज़ें बहुत गलत एटिकेट्स होते हैं, या बहुत गलत इंप्रेशन आपका शो करा जाता है. सूप के लिए आपके लिए कुछ पर्टिकुलरली वेज हैं. जो डिप द स्पून इन द सूप अवे फ्रॉम योर बॉडी. थोड़ा दूर से करें. पता चला कि आपने जैसे ही डिप किया स्पून तो दूर दूर तक उसके छींटे जा रहे हैं, तो दैट्स रॉन्ग. सिप द लिक्विड फ्रॉम द साइड ऑफ द स्पून. और आराम से साइड से सिप करिए. पूरा मुंह में डालने की ज़रूरत नहीं है स्पून को. डोंट पुट द होल स्पून इन योर माउथ. अबाउट ब्रेड. ईटिंग ब्रेड के लिए आपको ये कुछ फॉलो करने चाहिए. टेक सम बटर एंड पुट इट ऑन दैट प्लेट. कुछ बटर निकाल लीजिए और प्लेट में रख लीजिए. ब्रेक अ पीस ऑफ ब्रेड ऑफ विद योर हैंड. और ब्रेड का थोड़ा सा पीस आप अपने लिए जितना खाना चाहते हैं उतना कट कर सकते हैं. पुट सम बटर ऑन द स्मॉल पीस. अब आप उस पीस पे बटर को स्प्रेड कर सकते हैं. डोंट स्प्रेड द बटर ओवर द होल पीस ऑफ ब्रेड. पूरी ब्रेड पर स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है. जितना आपने खाना है उतने को में ही आप स्प्रेड कर सकते हैं.
प्लीज पास द सॉल्ट, सॉल्ट को पास करना ज़रूरी है. इफ समबडी आस्क यू टू पास द सॉल्ट, सब तो सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सॉल्ट, आपको सॉल्ट और पेपर दोनों ही पास करने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है. पुट देम ऑन द टेबल नियर द पर्सन नेक्स्ट टू यू. तो आप ये नहीं कि उठ उठ के बहुत दूर दूर तक उसको हाथ दे रहे हैं और कह रहे हैं ले लीजिए, आप अपने साथ वाले जो पर्सन है उसको दे सकते हैं ताकि वो आगे पास ऑन कर दे, और जो आपके बाकी के मेंबर्स टेबल पे बैठे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उनको बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील ना हो. और डू नॉट यूज़ द सॉल्ट बिफोर यू पास इट ऑन. ये नहीं कि आपसे अगर किसी ने मांगा है तो पहले आप कहेंगे मैं तो डाल लूँ फिर मैं आपको आगे दे दूंगा, तो ये ना होने दें. पहले खुद ना यूज़ करें. इनफैक्ट जिसे आप पास करना चाहते हैं उन्हें करने दें, देन यू कैन टेक इट. ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए फॉर फॉर्मल डाइनिंग. व्हेन डाइनिंग विद अ लार्ज ग्रुप, बिगिन ईटिंग आफ्टर 3 or 4 पीपल आर सर्व्ड. ये नहीं कि सबसे पहले आप ही जाकर बैठ जाएं कि मुझे खाना खाना है और सबसे पहले डाइनिंग में. अगर लार्ज ग्रुप में है तो एटलीस्ट 2-3 लोगों को, 3-4 लोगों को बैठकर शुरू करने दें. देन यू कैन सिट डाउन. ये आपके बेसिक एटिकेट्स का पार्ट रहेगा. सिट अप स्ट्रेट इन योर चेयर. ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेट बैठिए, ये नहीं कि आगे उठ उठ के आप चीज़ें ले रहे हैं. ये बहुत ही बैड मैनर्स दिखाई देते हैं इसमें. यूज़ द प्रॉपर यूटेंसिल्स विद ईच कोर्स. और जैसे मैंने आपको यूटेंसिल्स के बारे में बताया, सारे बर्तन जो हैं आपके उनके बारे में बताया, सारी क्रॉकरी के बारे में, उनको वैसे ही यूज़ करना चाहिए. टेक लिक्विड. अब ये कुछ डोंट्स हैं जो हमें फॉलो नहीं करने चाहिए. टेक लिक्विड इन योर माउथ विद फूड टू वॉश इट डाउन. दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि आप कुछ लिक्विड ले रहे हैं और खाना भी मुंह में है और उसे वॉश करने के लिए. दिस इज़ रियली लुक वेरी अनटाइडी टाइप्स. एंड पुश योर प्लेट अवे व्हेन यू फिनिश ईटिंग. थोड़ा सा आप अपनी प्लेट को आगे पुश कर सकते हैं जब आप खाना खा चुके हैं. ये बिल्कुल ना करें क्योंकि आप सामने वाले के सामने बर्तन रख देंगे. ऐसा लगेगा कि यूटेंसिल्स आप उनकी तरफ दे रहे हैं. आप जहाँ पर उनके आपके यूटेंसिल्स हैं उन्हें वहीं रहने दें. दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि फिर से ये कुछ आपका बैड इंप्रेशन दिखाई देगा जब आप अपनी पुश कर रहे हैं सामने वाले के सामने प्लेट. तो अगर वो आपके सामने अपनी खाली प्लेट खाने के बाद अगर पुश करे तो हाउ डू यू फील. इस टाइप की आप सिचुएशन सोच सकते हैं. प्लेस अ पीस ऑफ सिल्वरवेयर डायरेक्टली ऑन द टेबल. ये भी आपको नहीं करना चाहिए. सिल्वरवेयर के पीसेस डायरेक्टली टेबल पे पुट नहीं करने चाहिए. अब आप ख़त्म जब कर चुके हैं, व्हेन यू हैव लेफ्ट द टेबल, at the end of the meal, place your napkin loosely next to your plate. जैसे कि आपको मैंने पीछे पिक्चर में दिखाया था कि लूजली आप उसे छोड़ सकते हैं टेबल पर. ये नहीं कि आप उसे पूरा प्रेस करके ताकि वो दोबारा रीयूज़ किया जा सके, या फिर दोबारा वो बहुत ही अनटाइडी तरीके से आप क्लटर्ड वे में उसको रख रहे हैं. दोनों में से कुछ ना करिए. नॉर्मली आप लूजली वे में आप अपनी प्लेट के साथ उसे रख सकते हैं. Now some questions. Do it yourself. What are the do's and don'ts of formal dining? And explain the principles of email communication. Thank you. Thanks a lot.